बहुत बढ़िया तुलसी सर। आपने बहुत अच्छा बताया हमारा लेसन 5। और हम अब आगे बढ़ के लेसन 6 की तरफ। तो जैसे हमने देखा कि मूवी में एक सीन था जिसमें ताज होटल वाला दिखाया था कि वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया। तो वहां पर जो हमारा हीरो था उसे ऐसा लगा कि उस डिले हो जाए। तो मूवी में डिले यानी मतलब फेलियर होता है। तो फाइनेंस में डिले का मतलब क्या होता है कि अगर हम फाइनेंस में थोड़ा डिले हो जाए तो क्या फेल हो सकता है, तो बताइए सर। बहुत बहुत बढ़िया आशीष जी, ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हर एक बंदा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में उसने कभी ना कभी तो किया ही होगा। अभी नहीं करते, बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी पैसा नहीं है, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसा किसी ने वजह से बहुत बार किया होता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक है। और इसका हमें क्या भुगतान करना पड़ेगा, ये हमें एहसास नहीं होता। तो मूवी में भी जैसे आपने बताया कि हीरो को लगता है कि वो डिले हो गया, तो फाइनेंशियल लाइफ में भी आपको डिले का कॉस्ट बहुत भारी चुकाना पड़ सकता है। जैसे कि फाइनेंस में डिले कॉस्ट बहुत भारी चुकाना पड़ सकता है। जैसे ही आप अर्ली इन्वेस्टिंग, पहले इन्वेस्टिंग करते हो और डिले इन्वेस्टिंग करते हो, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे ही आप पहले शुरुआत करते हो, जल्दी शुरुआत करते हो, तो आपको कम अमाउंट में ज्यादा बड़ा कॉर्पस बन सकता है। जितना आप डिले डिले शुरू करते हो, आपको कॉर्पस भी बड़ा देना पड़ता है और अमाउंट भी आपको उतना ही बनता है। इंश्योरेंस की बात करें, अगर आप अपना इंश्योरेंस लेने में या हेल्थ इंश्योरेंस लेने में देर कर सकते हो सकता है जब आपको मिल सकता था इंश्योरेंस तब आपने लिया नहीं, डिले किया। जब आप लेना चाह रहे हो तो आपको नहीं मिले, वो हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में डिले नहीं करना चाहिए। डिले का मतलब है कंपाउंडिंग लॉस। डिले का मतलब है आपको ऐसा हो कि कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिले ही नहीं। कंपाउंडिंग लॉस जब आप इन्वेस्टमेंट में डिले करते हो तब होता है, और इंश्योरेंस में जब आप डिले करते हो तो हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस आपको लाइफ टाइम तक ही ना मिले। तो ये बहुत बड़े कॉस्ट है। तो जो करना है वो सोच समझ के प्लान करके आज करना है। आज अगर कोई ऐसा रीजन, जेन्युइन रीजन नहीं है, तो डिले करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल डिले नहीं करनी चाहिए। एक्शन टुडे, वेल्थ टुमारो। आज करेंगे तभी हम वेल्थ बना पाएंगे। आज किसी बस में बैठेंगे तभी किसी डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे। आज कोई जर्नी शुरू करेंगे तभी डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे। रियल लाइफ से एक एग्जांपल है। मेरा एक फ्रेंड है, 2025 में एसआईपी शुरू करता है, और दूसरा एक फ्रेंड है वो 2035 में, आज से 10 साल बाद शुरू करता है। तो 40 की उम्र में दोनों को जो फंड बनने वाला है, वो उसमें करोड़ों रुपए का डिफरेंस हो सकता है। तो जिसने 10 साल पहले प्लानिंग शुरू की और जिसने 10 साल बाद प्लानिंग शुरू करने वाला है, उसको ये दोनों कंपैरिजन करके देख देख लेना चाहिए कि उसको ये टालने का, टाल मटोल करने का अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, तो उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाने पड़ती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में टाइम जो रोल प्ले करता है कंपाउंडिंग का, वो कोई बंदा, कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आप अपने गोल्स, अपनी जर्नी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। माइथोलॉजिकल महाभारत या रामायण से इसका कोई एग्जाम्पल है, तो मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान देर से मिलता है, और परिणाम क्या होता है आप जानते हो। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाने का पता था, बाहर निकलने का उसको बहुत लेट पता चलता है। अगर उसको पहले पता चल गया होता तो आज महाभारत कुछ और होती। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान देर से मिला। टाइमिंग चूकने से परिणाम से पूरा महाभारत का रिजल्ट ही चेंज हो गया। तो इसी तरह से अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी जेन्युइन रीजन अगर नहीं है, तो बिल्कुल ही डिले मत कीजिए। तो यही सीखना है कि डिले की कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को देर से पता चलने की वजह से उनको अपनी लाइफ से हाथ गंवाना पड़ा। बहुत बढ़िया सर। लेसन 6 बहुत इमोशनल भी है।
और ये बहुत समझने वाला विषय है, क्योंकि अगर आप मान लो रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आपका एक टाइम है कि ट्रेन 4 बजे निकलने वाली है, और आप 4:05 पे जी। पहुंच रहे हो, तो आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। तो डिले आप यही समझिए। तो बहुत अच्छा सर आपने बताया, और अभिमन्यु वाला तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर, कि वाकई में कि महाभारत ही चेंज हो जाता अगर अभिमन्यु तो पता होता कि उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो आगे जी बढ़ते सर। हैं हम लेसन 7 की तरफ। धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ चुकी है और हम लेसन 7 पे पहुंच रहे हैं। तो जैसे मैंने लेसन 6 में बोला था कि जब ताज पे हमला हो रहा था, तो आपने एक चीज और देखी होगी कि उस समय जब वो हीरो था मूवी का, तो जब वो विलन के बीच में था, तो उसने कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल किया उस समय। मतलब आप सोचो कि उससे अंदर पूरी बहुत ज्यादा उसे एंग्री था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसके सामने उससे देश में हमला हो रहा है, और वो दुश्मन के साथ खड़ा होकर उनकी जय जयकार कर रहा है। तो कैसे उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया है। तो फाइनेंस में ये इमोशन क्या करते हैं, तो जानते हैं हम। सर बताइए, तुलसी सर। दोस्तों दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, जैसे जैसे आप लेसन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक के बाद एक जो लेसन है, वो एक से एक बढ़कर और एक धुरंधर है। और हम हमारे जो धर्म में है, वो मतलब हम बहुत ही धनी है। हमारे पूर्वज है, महाभारत है, रामायण है, उसमें सारी इतने इतने लेसन पड़े हुए, हम लोग बहुत ही धनी हैं। लेकिन हम अपनी विरासत का ठीक से उसको पढ़ते नहीं, या उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते। तो अभी जैसे आशीष जी ने पूछा कि इमोशंस वो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या रोल प्ले करते हैं। बीइंग ह्यूमन, हमारे इमोशंस हर जगह होते हैं, अपने घर में, अपने बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से। वैसे ही पैसे के साथ भी हम सबके इमोशंस होते हैं। हमें जहाँ कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमें डर लगता है, और कभी कभी लालच भी आती है। तो फाइनेंस में दो इमोशन है जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। दो ही बहुत बड़े जबरदस्त है, और हर एक आदमी में ये दोनों होती है, मुझ में भी है। लेकिन हमें उन इमोशंस को कैसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अलाइन करके चलना चाहिए, वो हमें सीखने की जरूरत है। तो पहला इमोशन है फियर, डर, और दूसरा है ग्रीड, लालच। ये सबसे बड़े दो फाइनेंशियल इमोशन है जो हमारे पैसे के साथ, हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और इन दोनों पे अगर हमने जीत हासिल कर ली, तो हमारी फाइनेंशियल जर्नी बहुत ही सुखद हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पैसे के डिसीजन अगर मैं अकेला भी लेता हूं, तो मेरे ये दो इमोशन है उसमें रोल प्ले करेंगे। कभी मुझे डर लगेगा, कभी मुझे ग्रीड होगा। तो ऐसा ना हो, तो वही इसी के लिए आपको एक अच्छे सच्चे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करानी चाहिए, ताकि जब कभी ऐसा होता है तो आपको अच्छे से समझा के, आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको बता सके कि आप इस समय डरो मत, या इस समय लालच मत करो। आपका गोल अचीव हो गया है, और आपको ये पैसे का जहाँ पे गोल के लिए यूज करना चाहिए। थोड़े से और रिटर्न के लिए लालच मत करो, आप अपना गोल अचीव करो। या कभी मार्केट में डर लगता है, तो आपको बता सकता है कि ये मार्केट का नेचर है, मार्केट का स्वभाव है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन आप डरो मत, आप पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, तो इस बार भी मार्केट उसमें से कुछ न कुछ रास्ता निकाल के आगे बढ़ेगा, आप उसको टाइम दो। तो पैसे के डिसीजन दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, जब पैसा आता है, उसके साथ इमोशन होते हैं, तो दिमाग साइड में रह जाता है, हम दिल से ले लेते हैं। तो पैसे के डिसीजन दिमाग से लेने चाहिए, दिल से नहीं। इसका एक रियल एग्जांपल लाइफ से समझते हैं। जब मार्केट गिरता है, तो लोग बेच देते हैं, और मार्केट बढ़ता है, तो लोग और ज्यादा खरीद लेते हैं। और ये गलती वो अपनी लाइफ में एक बार नहीं, बार बार करते हैं। बार बार करने के बाद, बार बार गलत साबित होने के बाद, वो फिर से वही गलती करते हैं। हम लोग पुरानी गलतियों से नहीं सीखते। तो ये गलती आप ना करो। अपने टीम में अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्सपर्ट चुनो, तो आपको ये गलतियां करवाने से बचा सके। तो डरना नहीं है, और ग्रीड, लालच नहीं करना है। अगर
इसका महाभारत और रामायण से कोई एग्जाम्पल अभी मुझे याद आ रहा है, तो वो है धृतराष्ट्र ने मुंह में निर्णय ले लिया। हम सब लोग महाभारत में कौरव पांडव जानते हैं, और कौरवों के जो समूह में थे वो धृतराष्ट्र, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन के वो पिता थे। बुद्धि नहीं, भावना चली और पूरा वंश डुबो दिया उन्होंने पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरा वंश डुबो दिया, और पुत्र मोह में ही महाभारत का जो युद्ध था, कुरुक्षेत्र, वो लड़ा गया। तो आपके इमोशंस आपके पैसे के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम एज ए ह्यूमन बीइंग उससे अलग नहीं हो सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे इमोशंस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को डुबा न दे, ये हमें देखना है, हमें वही कंट्रोल करना है। और ये आप एक अच्छे एडवाइजर के साथ बैठ के कर सकते हो। डरो मत, लालच मत करो, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी और प्रॉस्पर होगी। थैंक यू। यस सर, बहुत बढ़िया सर। लेसन 7 हमारा बहुत अच्छा था, और आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए यहाँ पर भी, क्योंकि इमोशन में आदमी पैसा डुबा देता है अपना। तो पैसे के मामले में हमेशा अपने दिमाग का यूज करना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छा बताया। तो चलिए सर, चलते हैं हम अपने लेसन 8 की तरफ। इसमें है लेसन में कि जो भी मिशन होता है, जो मूवी में, धुरंधर मूवी में जो भी मिशन था, उस मिशन में उनकी सेफ्टी पहले होती है। तो जो उसमें हीरो होता है तो वो अपना सेफ्टी लेकर चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी मूवी शुरुआत हुई, एंड हुआ, लेकिन वो हमारा जो हीरो था दूसरे देश में बैठा था। दूसरे देश वालों को बिल्कुल नहीं पता चला कि हमारा दुश्मन है। तो हमारा हीरो बिल्कुल सेफ्टी से दूसरे दुश्मन देश से अंदर था। तो ऐसा फाइनेंस में क्या रूल होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए कि उसमें हमारी पैसे की सेफ्टी पहले हो, और फिर हम मार्केट में जाए, हम पैसे तो बढ़ाए लेकिन सेफ्टी जरूरी, बहुत जरूरी है। तो बताइए सर, लेसन 8 हमारा क्या होने वाला है? ये मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा कोई लेसन या सीख मुझे पर्सनली अच्छी लगी, और स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो मुझे ये लेसन नंबर 8 है वो बहुत अच्छा लगा। हम कोई भी प्लानिंग बिना सेफ्टी के नहीं सोच सकते। हमें कोई भी प्लानिंग करनी है, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो हमें उसमें सेफ्टी पहले सोचनी चाहिए। लोग क्या क्या करते हैं, लोग अपने गोल्स बना लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और अपना रिटायरमेंट, और उसी तरह से उनके लिए सब गोल्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो रेगुलरली वो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन के साथ बरसों तक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसी क्या सिचुएशंस आ सकती है, वो सारा प्लानिंग फेल हो सकता है। तो इस पूरे प्लानिंग में बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और अपना रिटायरमेंट, उसमें कबर कभी कैसा हुआ ये नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उसके लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें ध्यान रखने हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल्डन रूल यही है, पहले सेफ्टी, फिर इन्वेस्टमेंट। मतलब अपनी बचत में से पहले आप टर्म प्लान या अपनी लाइफ का सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पहले ले लो, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में अगर वो चीजें बनती है, तो आप जो अपने गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर कोई दिक्कत ना आए, उसको आपको विड्रॉ ना करवा पड़े, उसको आप बंद ना करवाना पड़े। तो पहले सेफ्टी मतलब टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, और बाद में इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला। हो भी सकता है हमें कुछ नहीं हो, लेकिन सेफ्टी उसीलिए होती है कि अगर 0.0.11% भी कुछ होता है, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पटरी से उतरनी नहीं चाहिए। इसी के लिए हमें सेफ्टी है। तो मूवी में भी जैसे हीरो, हम लोग बहुत सारी मूवी देखते हैं उसमें स्टंट होते हैं, तो वो सारे स्टंट सेफ्टी मेजर के साथ किए जा सकते हैं। तो ये तो पूरी हमारी लाइफ की बात है, लाइफ के फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है। वो हम बगैर सेफ्टी के अगर करते हैं तो उसमें कितनी समझदारी है, आप अपने आप से
ये क्वेश्चन कर सकते हो कि बिना सेफ्टी के फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना खतरनाक है। तो प्रोटेक्शन वो फाउंडेशन है, और बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो हमको पहले तो हमको हमको पहले अपने फाइनेंशियल लाइफ में अपना फाउंडेशन बेस मजबूत करना है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है। और फाउंडेशन में ही हमारी सेफ्टी आती है, हमारा इंश्योरेंस आता है। तो पहले वही करना है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हेलमेट बिना बाइक के चलाओगे तो स्पीड का मजा भी डर में बदल जाएगा। अगर हेलमेट रहेगी तो थोड़ा सा स्पीड में भी चलाएंगे, तो डर कम होगा। हम अपनी राइड को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि पता है कि हमने हेलमेट पहन के रखी है। तो उस तरफ थोड़ा ध्यान कम जाएगा, और हम अपनी बाइक की जो राइड जो हम चला रहे हैं उसके लिए अच्छा होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आप अपनी सेफ्टी इंश्योरेंस से कर सकते हो, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पूरा मजा ले सको, और आप अंत में फाइनेंशियल अपने गोल से वो अचीव कर सको। और इसका महाभारत रामायण से भी मैं एक एग्जांपल, लकीली सारे एग्जांपल के लिए मुझे कुछ ना कुछ महाभारत रामायण से सीख मिली है, तो आप उससे अच्छी तरह से समझ पाओगे, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। कवच और कुंडल पहले, युद्ध बाद में। तो महाभारत में जो कर्ण कर्ण है, उनके पास कवच और कुंडल थे। जब तक उसके पास कवच और कुंडल थे, वो उसको कोई नहीं हरा सकता था। तो कर्ण की सुरक्षा ही उसकी ताकत थी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी प्रोटेक्शन वो सिर्फ हमारी फैमिली की नहीं, लेकिन हमारे सारे गोल्स की वो सुरक्षा है। तो पहले प्रोटेक्शन, पहले सेफ्टी, बाद में इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने बताया। और लेसन आपने जो ये तरंग का एग्जाम्पल था, ये वाकई में बहुत अच्छा था। क्योंकि आप देखिए, पूरी महाभारत में दूसरी तरफ से तरण ही था जो सबसे ज्यादा बाहुबली था, जिसे हराना इतना आसान नहीं था। और समझ जब गया। तक तरण था, सही जब बात। तक आप देखिए कि सौरभ की सेना, सौरभ की पावर बहुत पावरफुल थी, वो हारने वाले नहीं थे। तो बहुत बढ़िया सर। और हम आगे बढ़ के अब हमारे लेसन 9 की तरफ। लेसन 9 में आपसे सवाल ये है सर, कि मूवी में जो हीरो होता है, आप देखिए कि एंड में हीरो जीतता है, क्योंकि उसे ज्यादा जानकारी होती है, इसी वजह से वो जीत पाता है ना। तो फाइनेंस में ऐसा क्या हीरो हो सकता है? फाइनेंस में हम कैसे हीरो बन सकते हैं, अपनी फाइनेंस को कैसे मजबूत बना सकते हैं? तो बताइए सर कि हम, हमारी जनता कैसे हीरो बने। सर हीरो तो अभी भी लोग बनते ही है। वो सोशल मीडिया देख के, फ्रेंड्स का मोबाइल में उसका रिटर्न देख के, रिलेटिव्स के देख के हीरो तो बनते ही है। और ये गलती सब लोग करते हैं, और मेरे हिसाब से ये गलती सबको नहीं करनी चाहिए। फाइनेंस में हीरो बनने का मतलब है आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक रेडीमेड ब्लेजर या जैकेट के जैसे नहीं है कि कोई भी बंदा उसको पहन ले तो उसको फिट हो जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग एक टेलर मेड, आपको अपनी नाप ले, आप जैसे नाप लेके अपना कपड़े सिलवाते हो, उसी तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है। फिर आप दूसरों को देख के या सोशल मीडिया देख के कैसे हीरो बनते हो, कैसे डिसीजन लेते हो। कोई एक प्रोडक्ट किसी एक के लिए अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा हो, ये आप कैसे मान लेते हो, कैसे ट्रस्ट कर लेते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी ये पता होनी चाहिए। आप वो लो और आप उसी के हीरो बनो, नहीं के ब्लाइंडली जो लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रही है, उस पर आप अपने डिसीजन लो। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली शक्ति है। फाइनेंशियल, तो आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो उसका मेन मोटिव भी वही है कि हम लोगों को एजुकेट कर सके, लोगों को अवेयरनेस कर सके। कोई प्रोडक्ट बेचने के बारे में पॉडकास्ट नहीं कर रहे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ के कर रहे हैं, कि ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। तो फाइनेंशियल लिटरेसी असली शक्ति है। जो समझता है वही बचाता है, और जो बचाता है, जो समझ के बचाता है, वही पैसा बढ़ाता है। वरना तो लक हो गया, गेम्बल हो गया। तो पहले समझो, बचाओ, और वो फिर बढ़ेगा।
नॉलेज डर नहीं, नॉलेज कंट्रोल देता है। अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हो तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा, आप उसमें टिके रहोगे लंबे समय तक और आपका वो फाइनेंशियल गोल अचीव होगा। अगर उसके बारे में आपके पास अधूरी नॉलेज है या बिल्कुल नहीं है, या फ्रेंड से रिलेटिव ने लिया है इसलिए आपने ले लिया है, तो आपको हर बार आप कंफ्यूजन में रहोगे, मैं इसको चालू रखूं बंद करूं, मैंने गलत तो नहीं ले लिया, कोई मुझे मूर्ख तो नहीं बना गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप अगर अपने लिए नहीं चाहते तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। और ये भी आपको एक अच्छा सच्चा एक्सपर्ट एडवाइजर दे सकता है। कोई भी कहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले वो गलत है सही है इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो आपके लिए सही है उसको आप समझो, और जो आपके लिए सही है वो आप करो। तो ये भी आपकी जिम्मेवारी है कि लाइफ में हम इतनी सारी चीजें कंपैरिजन करके लेते हैं, समझ के लेते हैं। तो मेरा सब लोगों से एक ही सवाल है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फाइनेंशियल प्लानिंग आप समझ के क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आगे से अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेने से पहले आप उसकी एक समझ ले लो, उसके बारे में जान लो आपके लिए क्या सही है नहीं है, इस हिसाब से लो। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। जो ईएमआई और एसआईपी का फर्क नहीं जानता वही फ्यूचर सिक्योर करता है। मतलब अगर आपको ईएमआई और एसआईपी में क्या फर्क है वो पता चल गया तो आप अपने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे। मतलब खुशियों के लिए, दोस्तों को गिफ्ट के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए या फेस्टिवल के लिए ईएमआई लेना कितना सही है, अपने आप से पूछो। अगर आपने ये जान लिया तो आप अननेसेसरी ईएमआई नहीं, ईएमआई गलत नहीं है, लेकिन आप सोचो फेस्टिवल के लिए, दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए अगर आप ईएमआई ले रहे हो तो कितना सही है। तो इससे अच्छा है पैसा ही करो। तो ईएमआई में पैसा कटेगा, एसआईपी में भी पैसा कटेगा, ईएमआई वाला पैसा वापस नहीं आएगा, एसआईपी वाला कंपाउंड होके वापस आएगा। तो इस एग्जांपल से आपको समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही, ईएमआई सही है तो ईएमआई करो, एसआईपी सही है तो एसआईपी करो। लेकिन ईएमआई करते समय पहले खुद से ये पूछो कि क्या ये ईएमआई मेरे लिए जरूरी है। और इसका महाभारत या रामायण से एग्जांपल है। कृष्ण का ज्ञान ही अर्जुन का अस्त्र था। भगवान श्री कृष्ण है, उनका ज्ञान उनका अस्त्र था। जानकारी युद्ध जिताती है। तो अर्जुन, आपने देखा अर्जुन बीच में महाभारत में हमने देखा कि अर्जुन लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो उसको ज्ञान मिला, उसको सही गलत का फर्क बताया गया। वो इमोशंस में बैठ गया था, नहीं करना चाह रहा था, उसको सब सच्चाई बताई गई, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे आपको इमोशंस कंट्रोल करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान ने ही उनको युद्ध जिताई। तो इसी तरह से आप भी अपनी युद्ध अकेले मत लड़ो। आप भी अपनी फाइनेंशियल युद्ध जीतने के लिए अच्छे एडवाइजर से गाइडेंस गाइडेंस लो, उनकी एडवाइस लो। और हर एक आदमी को अपना युद्ध तो अकेले लड़ना है, लेकिन अगर आप जानकारी लो के लोगे तो आप युद्ध जरूर जीतोगे। बहुत बढ़िया सर। लेसन 9 तो वाकई में बहुत अच्छा था। क्योंकि आप देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जानकारी के अभाव में या बिना जानकारी लिए और एक लालच में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने। जो मेहनत की कमाई होती है, जो उनकी मेहनत का पैसा होता है, वो उस पैसे को आप ये मानिए कि 1 साल के अंदर 6 महीने में ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सिर्फ एक लालच में, बिना इंफॉर्मेशन लिए। तो जी सर। जैसा आपने बताया सर कि पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सही जानकारी ही आपके पैसे को बचा सकती है। बहुत जी बढ़िया सर। सर। और अब हम आगे चलते हैं और अपने आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं, हमारा हम्म। लेसन नंबर 10। और लेसन नंबर 10 क्या है? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। क्या शॉर्टकट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं, या डिसिप्लिन ही असली असली रास्ता है? तो अभी हम तुलसी सर से जानेंगे कि क्या जरूरी है, डिसिप्लिन या जल्दी में हम कुछ भी करें। बताइए सर। आशीष आशीष सर, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम लोग 10वीं लेसन तक पहुंच गए। और आशा करता हूँ एक से एक बढ़कर सारे लेसन थे। और जो हमारी ऑडियंस है जो, उनको हम सही एजुकेट कर पा रहे हैं और हमारा कोशिश भी रही है।
तो बात करते हैं 10वें लेसन की, और ये हमारा लास्ट लेसन है। शॉर्टकट नहीं, डिसिप्लिन। हम बहुत बार लाइफ में देखते हैं कि हमको अच्छा आदमी बनना है, तो सब लोग ट्राई करते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। मैं अपना अच्छे से अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान बन सकूं। तो फाइनेंस में आप दूसरे के वर्जन की कॉपी क्यों करते हो? तो फाइनेंस भी आप अपना वर्जन बनाओ। तो शॉर्टकट नहीं, डिसिप्लिन, और अपना फाइनेंस वर्जन खुद बनाओ, जैसे आप अपना बेस्ट वर्जन बनाते हो। तो बात बात वही है कि आपका फाइनेंस वर्जन बनने में आपको डिसिप्लिन रखना है। जो भी आप चीज शुरू करो वो सोच समझ के शुरू करो, और कंटिन्यू कंटिन्यू करो। ईएमआई कब लेनी है, किस चीज के लेनी है, किस चीज के लिए नहीं लेनी है, ये सोच समझ के करो। तो फॉर एग्जांपल एसआईपी है वो डिसिप्लिन है, ईएमआई है वो दबाव है, प्रेशर है। लेकिन लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए और सोशल स्टेटस के लिए ईएमआई का प्रेशर चुन लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन छोड़ देती है। डिसिप्लिन छोड़ने की वजह से आपके लाइफ गोल्स अधूरे रह जाते हैं, और आप पूरी जिंदगी दबाव में प्रेशर करते हो, और आपकी ईएमआई चलती रहती है, और आपके लाइफ गोल सफर होते हैं। इस चक्कर का कोई एंड नहीं आता। तो प्रेशर मत चुनिए, डिसिप्लिन चुनिए। चूज डिसिप्लिन, चूज फ्रीडम। डिसिप्लिन आएगी तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी आएगा। रियल लाइफ से इसका एग्जांपल समझते हैं। एक ल, एकलव्य का अनुशासन ही उसकी शक्ति बना। तो महाभारत में हमने देखा कि अर्जुन और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते हैं, लेकिन अर्जुन उनके साथ लेके शिक्षा लेते हैं और एकलव्य दूर से ही करता है। तो हमने देखा कि डिसिप्लिन हमेशा शॉर्टकट से बड़ा होता है। तो एकलव्य ने जो महाभारत में किया, डिसिप्लिन रखी, और उसने सीखा गुरु से, चाहे दूर बैठ के सीखा, उसका उसने प्रैक्टिस किया, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस किया, और वो एक अच्छा धुरंधर बन पाया, अच्छा एक धनुर्धारी बन पाया। तो हमारे फाइनेंशियल लाइफ में भी हमें एक डिसिप्लिन रखनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में, और सोच समझ के अपने प्रोडक्ट लेके लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। हम धीरे धीरे अपने 10 लेसन हमने पूरे किए हैं, और जैसा आपने बताया 10वें लेसन में कि हमें बहुत डिसिप्लिन में चलना चाहिए। आप देखिए, आदमी 20 साल तक ईएमआई देता है, लेकिन अपनी जो एसआईपी है वो 3 साल भी नहीं चला पाता। जी सर। हमारे 70% लोग की जो एसआईपी है, जो उन्होंने प्लानिंग करी कि 15 साल 20 साल चलाना है, 3 साल में सही उनकी बात है। ब्रेक हो जाती है। बंद। तो जी सर। ईएमआई के पीछे नहीं, एसआईपी के पीछे भागिए। और बहुत बढ़िया रहा सर आपका और हमारा ये सफर। अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो यही इस पॉडकास्ट की सक्सेस है। फाइनेंस में जी सर। जवाब देने से ज्यादा सही सवाल पूछना जरूरी होता है। ऐसे ही सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट के लिए हमारे चैनल अल्टीमेट फैमिली सॉल्यूशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एजुकेशन बढ़ेगी, कंफ्यूजन कम होगा और डिसीजन बेहतर हो जाए। तो तुलसी सर, मैं चाहूंगा कि ऐसा ही फाइनेंशियल नॉलेज आप हमारे चैनल पर लाते रहिए और एजुकेशन देते रहिए। सर, आपके दो सब। थैंक यू आशीष सर, आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया, और हमने एक ईमानदार कोशिश की कि लोगों को फाइनेंशियली सही एजुकेट लिटरेट कर सके। तो आशीष सर, आज हमने मूवी डिस्कस नहीं की, मतलब यस। हमने सिर्फ धुरंधर मूवी की डिस्कस नहीं की है, हमने पूरी जिंदगी डिस्कस की है। फाइनेंशियल लाइफ की आपकी जर्नी डिस्कस की है। फाइनेंशियल अवेयरनेस डर फैलाने के लिए नहीं होता, फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें कंट्रोल देने के लिए होता है। तो आज हमने जो भी लेसन सीखे वो डर के लिए नहीं थे, लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर तरीके से कर पाए, उनको कंट्रोल कर पाए, इसके लिए थे। चॉइस आपकी है। जागरूकता आज बनाना है या मजबूर कल, मतलब आप आज अवेयर होना चाहते हो या बाद में मजबूर होना चाहते हो, चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आशीष सर, पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और हम इसी तरह से अपनी ईमानदार कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
वेलकम सर, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। और ऑडियंस, आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए। और अगर आप चाहते हैं तुलसी सर आगे फिर दोबारा हमारे साथ जुड़े तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम आपके लिए सवाल लेकर आए। सही धन्यवाद बात है। आप सभी का।